students, welcome to the session of Arhan Pidhaku and I'm your maths mentor Zoha. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10th का सेकेंड टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और उसकी वीडियो भी बनी हुई है और उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए न्यू है बिकॉज इससे पहले आपने एपी के बारे में नहीं पढ़ा होगा. ठीक है. पहले आपका एपी क्लास 10th में इंक्लूड भी नहीं होता था, इट वाज इन 11th, बट नाउ सीबीएसई में अब ये क्लास 10th में भी है. सो दिस इज अ न्यू टॉपिक इन आई डोंट वरी, ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है. ठीक है. बस आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर में और आपका पूरा चैप्टर उन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. चलिए, तो आज का स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2. बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है वो तो जानते ही होंगे, बट जो आज देख रहे हैं वो ये देख लें. देखिए, ये आपकी अरिहंत की टर्म 2 की बुक्स है आपके क्लास 10th के लिए. ठीक है. इसमें सारे चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये जो आपका सेशन हो रहा है ये स्पेशली आपके अरिहंत के ही क्वेश्चंस लेके हो रहा है. ठीक है. यानी कि फर्स्ट सेशन जो हमने लिया फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे वो सारे आपके इसी बुक पे थे. ठीक है. और ये जो सेकंड चैप्टर, इसमें भी मैंने जितने क्वेश्चंस लिए वो सारे आपके इसी बुक में हैं. देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए. मैं यहाँ पे बमुश्किल 20 या 25 क्वेश्चन ही ले पाती हूँ बिकॉज वीडियो टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारे कराने भी नहीं चाहिए. आप अगर किसी भी अच्छे ट्यूटर या अच्छे मेंटोर से पढ़ोगे तो वो आपको कुछ मेन चीजें ही बताएगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बताएगा. बाकी आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप खुद से सॉल्व करिए, बिकॉज जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी. आपको ये समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है. ठीक है. बिकॉज खुद के प्रैक्टिस, जब आपको खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं. ओके. तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रही हूँ वो तो आप देख ही लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बुक को परचेज करें और उसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करें इसके अलावा बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए वो भी सॉल्व करें, बिकॉज बुक में आपके प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन भी है. ठीक है. जो क्योंकि आपका पेपर तो सब्जेक्टिव है, इस बार आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे तरीके से लिखने भी है. सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता, आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी लिखना है. तो वो आपकी बुक में अवेलेबल है. तो इस बुक की हेल्प से आप अपने सोल्यूशन के लिखने के तरीके को ज्यादा अच्छा बना. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं. तो आज के इस टॉपिक में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट है आपका कि जो nth टर्म होता है, लाइक कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होगी, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. कि एक सीरीज होती है लाइक 1 2 3 4 नंबर की एक सीरीज होती है नेचुरल नंबर की. तो इसमें कोई टर्म है nth टर्म. ठीक है. कोई भी टर्म मान लीजिए 21st 22nd, कोई भी n टर्म है तो वो क्या होगा. दूसरा, अगर हमें इसी सीरीज का सम निकालना पड़ जाए तो क्या हम ऐसे सम करेंगे 1 + 2 + 3? नो. ठीक है. क्योंकि सीरीज कोई 1 + 2 की तो नहीं होती है, बहुत सारे नंबर्स की सीरीज बना सकते हैं. 3 के मल्टीपल की सीरीज होती है, 7 के मल्टीपल की सीरीज होती है. तो देयर आर नंबर ऑफ सीरीज. तो उसका अगर सम करना है तो उसको कैसे करना है उस पे बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. हम यहाँ थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे आपको यही बताऊंगी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है. So without wasting any time, let's move through the first topic, which is questions based on nth term of an AP. और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. जो आपकी सीबीएसई के 2020 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 11th टर्म फाइंड आउट करिए एपी का, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का, जिसके टर्म्स ये हैं. अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दूं कि इस सीरीज में जो डिफरेंस होता है सीरीज में नंबर्स का, वो कॉमन होता है. ठीक. लाइक डिफरेंस का मतलब, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे इसका, तो डिफरेंस किसका आ रहा है 5 का. ठीक है. वैसे ही आप दूसरे में देखेंगे तो डिफरेंस किसका आ रहा है 5 का. तीसरे में देखेंगे डिफरेंस किसका आ रहा है 5. तो एपी सीरीज में क्या चीज होता है, एपी सीरीज में जो डिफरेंस होता है सीरीज में नंबर्स का, वो कॉमन होता है. ठीक. अब nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं सबसे पहले आपको बता दूं. ठीक है. nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, t और स्मॉल n, जो कि नीचे लगता है. ठीक है. tn से हम डिनोट करते हैं nth टर्म और इसका फॉर्मूला होता है आपका a + n - 1 d. ठीक. अब a क्या होता है, a यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म होता है. ठीक है. a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है. n क्या होता है, n आपका nth टर्म होता है, या सॉरी नॉट nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. और d क्या होता है, d आपका होता है
कॉमन डिफरेंस, लाइक जैसे इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है आपका 5, ठीक है। सो ए क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 27 माइनस 27, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे कौन सा टर्म बोला, क्वेश्चन ने आपसे बोला 11th टर्म निकालने के लिए, इसका मतलब आप T11 फाइंड आउट करने जा रहे हो। क्या करना है, ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म विच इज माइनस 27, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस अब 11 एन की जगह आपने क्या ले लिया, 11 ले लिया, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1, और डी आपको पता ही, आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज 5, ओके। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -27 प्लस ये आपका 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, सो -27 प्लस 50, ओके। सो T11 आपको यहाँ से क्या मिला, आपको यहाँ से मिल गया 22। सो क्वेश्चन आपसे पूछा था 11th टर्म क्या होगा, तो जब आप इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो आपको 11th टर्म कौन सा मिलेगा, 23, विच इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब कंसेक्यूटिव का मतलब आप जानते हैं एक के बाद एक आने वाले टर्म्स। सो आपके तीन टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट टर्म आपका ये, सेकेंड टर्म आपका ये, थर्ड टर्म आपका ये। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ k निकालिए, ठीक। सो जो क्वेश्चन ने दिया है सबसे पहले आप उसे लिखिए, क्या क्वेश्चन ने गिवन है, मतलब दिया क्या है। सो T1 आपको दिया है 3k माइनस 2, सेकेंड टर्म यानी T2 आपको दिया है 4k माइनस 6, उसके बाद आपको थर्ड टर्म दिया है k प्लस 2, ओके। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यानी कि d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T2 से चाहे T1 माइनस कर दो या T3 से T2 माइनस कर दो, सेम बात है, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ सब में डिफरेंस सेम आ रहा था ना, चाहे हम फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड से सेकंड को करें या फोर्थ से थर्ड को करें, सेम डिफरेंस आना था। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि d T2 माइनस T1 से भी सेम आएगा और d आपका T3 माइनस T2 से भी सेम आएगा। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, T2 माइनस T1 से निकालने वाले हैं। तो T2 क्या है आपका 4k माइनस 6 और उसके बाद T1 क्या है 3k माइनस 2 और ये बराबर होगा किसके, T3 माइनस T2 के डिफरेंस के। सो T3 क्या है आपका k प्लस 2 माइनस T2 क्या है आपका 4k माइनस 6, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, इसको आप सॉल्व करेंगे k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6, ओके। अब आपका सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा k माइनस 4, इधर आपका क्या बचा माइनस 3k प्लस 8, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k, 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा 12, से यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ने सिर्फ k की वैल्यू ही पूछी थी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है, बिकॉज आपको ये पता है कि गिवन में आपका ये है और यहाँ पे आप इसके बाद लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है। बस इतना लिख देंगे, ये आपका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम में आपको नहीं करना, ठीक है। वी नो दैट d is equals to this and this। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी आपके NCERT एग्जाम्पलर जो आपके यहाँ फॉलो होती है उसमें ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वो तीनों एंगल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ AP में है। लाइक अगर ये A है, ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल A है, तो दूसरा क्या है, एंगल A प्लस डी है, तीसरा क्या है A प्लस 2D है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये कैसे लिया। सो आपको ये पता है कि डिफरेंस क्या होता है, AP में कॉमन होता है, यानी कि अगर ये दोनों हम ले लें, इनको तीनों एंगल हम मान लेते हैं ये AP में है, तो ये आपकी AP सीरीज हो गई, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। मैंने ऐसा क्यों माना, मैंने क्या माना कि डिफरेंस कॉमन होता है AP में, तो अगर कोई डिफरेंस है तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे भी सेम डिफरेंस आना चाहिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे भी सेम। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे D, यानी कि D एक डिफरेंस आया। जब आप सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए A प्लस 2D आपने माइनस किया A माइनस D, सो A से A कैंसिल आउट, 2D से D, सो आपका डिफरेंस क्या आया D, ठीक।
सो एपी वाले क्वेश्चन में जब भी आपको एंगल्स या कुछ भी वैल्यू लेनी हो, जब आपको लेट करना हो टर्म्स को, तो आप हमेशा ऐसे ही लेट करिएगा। ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी बना देगा। कभी भी एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री ऐसे मत लेट करना। आप क्या लेट करना कि एक ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है, फोर्थ लेट करना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना एपी वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आई थिंक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि हमने ऐसा क्यों लिया। अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट का। अब लीस्ट कौन होगा और ग्रेटेस्ट कौन होगा, जाहिर है ये वाला एंगल आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और लीस्ट कौन हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका लीस्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन ने बोला कि जो ग्रेटेस्ट एंगल वो ट्वाइस है लीस्ट का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, ये क्वेश्चन ने हमसे बोला। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे फर्स्ट मान के इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला, 2d इज इक्वल्स टू ए। ठीक, ये चीज मिल गई। अब आपको क्या पता है, तीनों ही टर्म किसमें है, एपी में है। आपको सारे एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अब सारे एंगल्स किसके हैं, ट्राइंगल के हैं। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें चीज मिल गई क्या, इसको फर्स्ट ना मान के चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, ट्राइंगल में यूज होती है। हमें क्या पता है दैट एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस डी प्लस एंगल ए प्लस टू डी, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। सो अब ए क्या हो गया, 2d हो गया। सो सारी चीजें रख दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। ये भी d हो गया, ये भी आपका 2d हो गया। देन यू हैव 2d अगेन 180 डिग्री। अब सारे d को हम कैलकुलेट कर ले तो ये कितने d हो रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं 9d। ओके, तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आपको मिल गई विच इज 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन ने सारे एंगल पूछे थे। सो फर्स्ट now you need to find out the value of a also. So 2d means 2 multiplied 20 degree is equals to a. This will give you a is equals to 40 degree. ठीक है, सो हम इधर तो स्पेस नहीं है, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। so all the angles of triangle are 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री आपको मिलेगा 80 डिग्री। ठीक है, यही तो मिलेगा, ए आपका 40 है, 2d मतलब 40 प्लस 40। यहाँ पे कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री विच विल गिव यू 60 डिग्री। सो ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चेक भी कर सकते हो, ट्रायंगल है, सम करोगे सारे एंगल 180 आएंगे, तो यस आ रहे हैं, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180। ओके, सो ये आपका सोल्यूशन था। ठीक, एग्जाम में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है वही आपको एग्जाम में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is 24 less than 11th term, first being 12। ठीक है, फर्स्ट टर्म being 12 मतलब क्वेश्चन ने आपको बोला कि फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म होता क्या है, यही तो होता है, यही तो बताया था मैंने फर्स्ट टर्म। सो T1 बोल लो या A बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि ये 12 है। देन क्वेश्चन ने आपसे दूसरा क्या चीज बोला कि जो 7th टर्म है, ठीक है, वो 24 लेस है 11th टर्म से। यानी कि अगर हम 11th टर्म में 7th टर्म को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलता है 24। ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है दोनों चीजें। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू गिवन लिख लीजिए, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, की दोनों चीजें आपको पता है ना। अब T11 और T7 होता क्या है, T11 भाई आपका फॉर्मूला पता है ना, TN का फॉर्मूला याद रखिएगा बस, बाकी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना है। सो ये आपका फॉर्मूला है। अब T11 जब यहाँ 11 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस 11 माइनस 12। तो A क्या है 12, 11 माइनस 1, और D आपको नहीं पता तो D को D ही रखेंगे। फिर आ जाइए माइनस T7, जब T7 करोगे तो भी T7 पे क्या निकलेगा, पहला टर्म तो 12 ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 और अगेन D इज इक्वल्स टू 24। सो हम वही कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। देन आपका क्या हो गया 12 प्लस 10D माइनस 12। अब देखो एक गलती मैंने की, क्या ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो आगे आंसर गलत आता, ब्रैकेट लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा।
-12 ये हो जाएगा आपका -6d इज इक्वल टू 24। ठीक, अब 12 से 12 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 4d इज इक्वल टू 24, जो आपको दे रहा है d की वैल्यू क्या 6। ठीक है, अब आपने d की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन ने आपसे बोला T20 फाइंड आउट करो, दिस इम्प्लाइज T20 क्या हो जाएगा, T20 हो जाएगा 12 प्लस 20 माइनस 1, डी अब आपने कैलकुलेट कर लिया 6, तो आपकी वैल्यू आ गई 12 प्लस 19 मल्टीप्लाई 6। इसे और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 54, 5 कैरी 11। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिला 136। T20 टर्म क्या होगा इस एपी सीरीज का, जिसके बारे में कुछ चीजें आपको दी गई थी, उसका 20 टर्म होगा 136। ओके, आई होप क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि इन केस अगर हम कभी इस चैप्टर का रिवीजन करें तो मैं आपके उस डाउट को जरूर बताऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको इस फॉलोइंग सीक्वेंस में 19th टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर n इवन होगा तो हमें ये करना है, अगर n ऑड होगा तो हमें ये करना है। तो ये 19th टर्म जो है ये क्या है, ये आपके 2015 में क्वेश्चन आया भी है, 19th इज एन ऑड टर्म। ओके, सो जब ऑड आएगा तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो सिंस n इज ऑड तो हमें n स्क्वायर माइनस 1 यूज करना है, तो ये हो जाएगा 19 स्क्वायर माइनस 1। अब 19 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी नॉट 2, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 81 और ये हो गया 18, तो ये आपका आ गया 361, 19 का स्क्वायर। सो 361 माइनस 1 आपका आंसर आ गया कि जो 19th टर्म होगा वो है 360। लेट मी चेक दिस सोल्यूशन कि आपकी बुक में इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन दिया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 इन योर बुक। जिनके पास बुक है वो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 14 का आपका आंसर है 360। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे सिर्फ आपको इवन और ऑड देखना है, वही आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, split 207 into 3 parts such that these are in AP, okay, and the product of the two smaller parts is 4623। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर में आया है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में आया। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने आपसे अभी बताया कि जब भी आपको लेट करना पड़ जाए तो आप क्या लेट करना, आप हमेशा ए प्लस डी ए प्लस 2d लेट करना। ठीक है, सो क्वेश्चन ने बोला कि इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो। सो लेट द पार्ट्स आर ए, ठीक है, ए प्लस डी एंड 3 पार्ट्स करने हैं तो ए प्लस 2d। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने आपको क्या गिवन है कि स्प्लिट करना है सच दैट ये सारे ही एपी में हो, और दूसरा जो दो स्मॉलर हो उनका प्रोडक्ट जो हो वो 4623। तो इन्हीं तीनों के पार्ट्स 207 को हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करें तो उन तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 207 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट चीज आपको ये मिली कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये होगा आपका 207 के बराबर। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी, तो अभी मैं यहाँ पे दो स्पेस छोड़ रही हूँ थोड़ा सा। दूसरी कंडीशन आपको क्या बोला गया है, दूसरा चीज आपको ये बोला गया कि जो दो स्मॉलर कौन होंगे, एक ये एक ये, तो इनका जो प्रोडक्ट है कह रहे हैं वो है 4623 के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट वाला जो था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 207। ओके, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो a प्लस डी, मतलब 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 69। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें a और d की वैल्यू मिले तो हम तीनों पार्ट्स निकाल सकें। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट वाले को है हम इसको यूज कर सकते हैं, तो पुट फर्स्ट इन सेकेंड। ऐसा करने से आपको क्या मिला, a प्लस डी की वैल्यू पता है 69, तो ये हो जाएगा 4623 के बराबर। अब यहाँ से आपके 4623 को ये 69 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या 69 किसी के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करके देखते हैं। ये हो गया 23, ये हो गया आपका 3 1 5 15, 3 4 12 41। ठीक है, उसके बाद ये आपका 23 से ही डिवाइड होगा और किसी से तो होगा नहीं, तो आई थिंक 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 6 के बाद ये आपका कितने टाइम्स जाएगा, 6 के बाद आई थिंक ये जाएगा 7 टाइम्स। ओके,
लेट्स चेक भी कर लेते हैं एक बार, अदरवाइज गलत ना हो जाए। 1541 तो 6 टाइम्स ले गए, 6 3 18, 6 2 12, 13 हो गया। यहाँ आपको मिला 2, यहाँ आपको मिला 1 1, तो ये हो गया 7 7 3 21 7 2 नो 14 माइनस 8 6 होगा, मैंने गलत किया। दिस इज 6 7 3 21 7 2 14 या 161, तो 67 आ गया आपका आंसर। तो ए की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 67। नाउ जब आपके पास ए की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू को पुट करके डी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी 69 माइनस 67 विच इज गिविंग यू 2। ठीक, इतना कर लिया, ए और डी आ गए। सो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, सो पार्ट्स ऑफ 207 which are in AP are, क्या हो जाएगा, पहला पार्ट आपका A है यानी कि 67, ठीक है। दूसरा पार्ट है 67 में D प्लस कर दें यानी कि 67 में 2 प्लस कर दें 69, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, 67 में 2D प्लस कर दें यानी कि 4 प्लस कर दें, तो 67 में 4 प्लस करने पे आपको मिलेगा 71। तो ये आपके तीनों पार्ट्स हो गए और ये आपका फाइनल आंसर भी होगा। चेक भी कर लो, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रही है 3, ठीक, तो 7 9 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी 3 ही आएगी, इसका मतलब हमने करेक्ट सॉल्व किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। आपको एपी के एंड से 12th टर्म निकालना है। अब आपको एंड से टर्म निकालना है, ठीक, तो एंड से टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोई नया चीज नहीं बताऊंगी, जो हमारा फॉर्मूला है वही से बताऊंगी। कि देखिए लास्ट टर्म आपको दे दिया तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लो ना कि ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम उसमें से लास्ट 12 निकाल लेंगे फिर माइनस करके। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है कि जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म है वो -2 है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो tn है यानी कि जो लास्ट टर्म है, n को अगर लास्ट मानते तो वो -100 है। और तीसरी चीज हमें गिवन है d, जो कि क्या हो जाएगी -4 -2 यानी कि डिफरेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा -4 + 2 जो आपको दे रहा है -2 का डिफरेंस चल रहा है ना, -2 का डिफरेंस चल रहा है। सो फ्रॉम दिस tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। अब tn पता है क्या है -100, a पता है -2, n नहीं पता जिसे हम कैलकुलेट करें, d पता है -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा -98, यहाँ से आपका -2 इधर डिवाइड में आ गया, इधर आपका बचा n-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपको क्या मिला 49, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिल गई 49 + 1 जो आपको दे रहा है 50। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स कि जो हमारा टर्म है वो 50 टर्म है, मतलब टोटल अगर आपके पास 1 2 3 4 करके 50 टर्म है, तो इससे अगर हम इस साइड चलेंगे तो हमें पूछ रहा है कि इस साइड से 12th टर्म बताओ, तो इस साइड से 12th टर्म कौन होगा, इस साइड से 12th टर्म होगा, माइनस कर दीजिए आप 11, आपका आंसर आएगा 39। यानी कि हमें किस टर्म की वैल्यू निकालनी है आगे से, अगर हम चले, क्योंकि मैंने आपको आगे से ही निकालना सिखाया है, तो मैं आपको पीछे से निकालने के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप क्या करो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो जो हमने निकाले, उसके बाद आप ये देखो कि पीछे से वो जो टर्म 12th है वो आगे से कितना है, तो जो टर्म पीछे से 12th है वो आगे से 39 होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे 11 क्यों माइनस किया, 12 क्यों नहीं माइनस किया, बेटा हम जब 50 से चल रहे हैं पीछे से तो हम 50 भी ले रहे हैं और 12th टर्म को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो जब आप 50 भी लोगे और 12th टर्म भी लोगे तो वो 13th हो जाएगा, तो हमें 13 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 12th टर्म चाहिए। तो कभी भी आप जब पीछे से वैल्यू फाइंड आउट करते हो, या आपने प्रोबेबिलिटी या बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं फर्स्ट टर्म के एग्जाम के जिसमें मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब हम दोनों चीजों का डिफरेंस किसी चीज के बिटवीन का नंबर निकालते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं 1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 12th टर्म निकाल रहे हैं तो हम एक लेस ही लेके चलेंगे 11, विच मीन्स आपको 39th टर्म निकालना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, आप काउंटिंग करके देखिए कि 39 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, देखिए कहाँ पे आ रहा है 12th पे आ रहा है ना, 12th टर्म चाहिए था हमें। अगर हम 38 ले लेते तो ये आता आपका यहाँ पे 13th हो जाता, नहीं, तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं पहले ही एक टर्म को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा टर्म निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड T39 विच मीन्स a यानी कि a है -2 प्लस n-1 यानी 39 -1, उसके बाद आपका d मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा -2, ये हो गया 38 मल्टीप्लाई -2, ये मिला -2 -76, ये हो गया आपका -78, यही होगा आपका
आंसर। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में इस आंसर को जरूर चेक कर ले, मैं भी चेक कर लेती हूँ आपके साथ साथ। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सो आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 का आंसर आपको दिया गया है -78। ठीक है, अब यहाँ तरीका कुछ और है, जिसको वो तरीका देखना है वो बुक देख सकता है कि उसमें क्या तरीका दिया, बट ये आपको मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एपी का m टर्म है, ठीक, तो अगर वो m टर्म है, ठीक, तो tm होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, सेम ही एपी की बात करी जा रही है, उसी एपी में कह रहे हैं कोई nth टर्म है, तो उसी एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। अब d और a सेम रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि सेम ही एपी है, एपी अलग नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये बताइए कि जो t प्लस m प्लस nth टर्म होगा वो 0 होगा। सो अगर हम इसी का m प्लस n टर्म निकाले तो वो क्या होगा? सेम एपी है तो m प्लस n माइनस 1d, यही तो होगा। ठीक है, अब आपका t प्लस t m प्लस n ये टर्म निकाल लिया आपने। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। तो हमने mth टर्म भी निकाला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ठीक, सो अब mth और nth हमने निकाले हुए हैं, उन दोनों को हम उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, m मल्टीप्लाई ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या मिला आपको? ma प्लस m माइनस 1d, ये आपको मिला na प्लस n माइनस 1d। ठीक, अब आप चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करिए, यानी कि एक तरफ इनके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ma माइनस na इज इक्वल्स टू n। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n d माइनस m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, d। ठीक, और सॉल्व करिए, यहाँ से आपको मिला a m माइनस n, यहाँ से आपको मिला, अगर d कॉमन ले लो तो मिला n स्क्वायर माइनस m माइनस m स्क्वायर प्लस m। ठीक, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब आपके यहाँ से m, सो ये आपका क्या है? a m माइनस n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को हम n माइनस m n प्लस m नहीं ले सकते? अभी हमने सिर्फ इसको और इसको लिया है। ओके, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा है m माइनस n। ठीक है, उसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, m माइनस n। ओके, अब इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, क्या मिला आपको? इधर तो आपका m माइनस n ऑलरेडी है, यहाँ से अगर हम m माइनस n को कॉमन ले लें, ठीक है, जैसे d कॉमन है वैसे m माइनस n को कॉमन ले लें, तो अब आपके पास बड़े ब्रैकेट में क्या बचा? देखिए यहाँ पे हमने m माइनस n लिया है और लिखा उल्टा था, तो एक माइनस बचा ना यहाँ पे, यानी कि अगर हम यहाँ से माइनस बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। वही चीज करी गई है, m माइनस n ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा माइनस n माइनस m प्लस 1। ठीक, ये आपके पास बचा हुआ है। अब m माइनस n दोनों तरफ से कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? d। ठीक है, 1 माइनस m माइनस n, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने t प्लस m n के लिए क्या निकाला हुआ है? ये निकाला हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ करो कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, सो अगर ये 0 के बराबर है, ठीक, सो इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। मीन्स फर्दर क्वेश्चन को हम इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, लाइक हियर, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस। सो आपको क्वेश्चन ने बोला कि प्रूव करो कि जो टी एम प्लस एन है ना, ये 0 है। तो टी एम प्लस एन है क्या एक्चुअल में? ये है आपका ए एम प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये आपका 0 के बराबर है। तो अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। सो जब हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपको क्या मिला? देखिए ए आपने पहले से निकाला हुआ है, तो ये है आपका डी, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम। ये है आपका 1 माइनस एम माइनस एन, ठीक, प्लस यहाँ आपका क्या है? m प्लस एन माइनस 1 और ये है d। ठीक, d को हम ब्रैकेट के अंदर कर दे तो d माइनस डी एम प्लस डी एन माइनस d।
इसको करें तो आपके सारे जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 0, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नाउ सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो जो क्वेश्चन ने बोला था कि Tm प्लस n टर्म इज 0, विच इज ट्रू। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, so Tm plus n is equals to 0. ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच इंडिविजुअल किलोमीटर। ठीक है, पहला आपका क्या है, 15 रुपए ही पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर पे, उसके बाद आपके 8 रुपीज क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम इसकी सीरीज बनाना शुरू करें तो फर्स्ट आपको 15 रुपीज पड़ने वाला है, के बाद 8 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो हो जाएगा 23। फिर कह रहा है इसके बाद अगर आपने फिर 8 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो 8 रुपीज किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो आपका नेक्स्ट टर्म आपको मिला 31। इसी तरीके से अगर हम और टर्म निकालना चाहें तो नेक्स्ट 39, और इस तरीके से आपका ये सीरीज बन जाएगी, है ना। तो सीरीज बना ली। डज नॉट फॉर्म एन AP एज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 15,888। ठीक है, सो इज द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये AP नहीं बनाएगा अगर 1 किलोमीटर के बाद, अगर हर किलोमीटर के बाद आपका जो फेयर है वो 15,888 हो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए आप क्या करिए, आंसर दे। सो स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए, जब आपको क्वेश्चन ने बोला कि 15 के बाद हर एडिशनल फेयर पे 8 रुपीज पड़ रहे हैं, तो हमारे चार्जेस ये होंगे, ठीक है, यही तो होगा, या फिर हमारे चार्जेस ये होंगे जो आपको क्वेश्चन ने दिया। भाई 15 के बाद क्या खाली 8 रुपए पड़ेगा, अगर 8 रुपए पड़ेगा तो इसका लिखने का मतलब क्या होगा कि एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज। ये एडिशनल तो नहीं हुआ, एडिशनल तो तब हुआ जब 15 में 8 रुपए बढ़ा के हम उसको 23 कर देते, तभी तो एडिशनल हुआ, अदरवाइज चार्जेस तो घट रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन ने बोला कि ये AP है कि नहीं, ये जो आपकी फॉलोइंग सीरीज है ये AP है कि नहीं, सो नो दिस इज नॉट एन AP। ये जो सीरीज आपकी दी गई है दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, क्वेश्चन का आपको आंसर क्या मिला, दिस इज नॉट एन AP, बिकॉज इफ इट इज एन AP देन इट शुड बी लाइक दिस, इट कैन नॉट बी लाइक दिस। तो गिवन जो है वो गलत है। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन बोलता सही AP बनाइए, तो आपकी सही AP ये होती। और आप इसको कैसे बनाते, आप इसको बनाने के लिए देखिए, ये तो मैंने समझाने का तरीका, इसको बनाने के लिए आपका A क्या होता, 15 होता, D आपको बोल रहा है 8 होता, तो पहले आप T2 निकालते, बिकॉज T1 तो यही हो गया ना, तो T1 थोड़ी ना निकालेंगे, T2 निकालेंगे। तो T2 के लिए आपके पास क्या हो गया, T2 में A प्लस n-1D, यानी कि 15 प्लस 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 15 प्लस 8, तो आपको मिला क्या, 23। इसी तरीके से आप T3 फाइंड करते, T4 फाइंड आउट करते, और अपनी इस सीरीज को बना के लिख देते कि ये राइट सीरीज है, ये जो सीरीज दी गई है ये गलत है। सो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि नो दिस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If the nth term of two APs are equal, then find the value of n। ये आपके CBSE 2020 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है दो अलग अलग AP है, लेकिन इनका nth टर्म क्या है, वो एक है। तो जो आप फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट AP ले लेते हैं। जो फर्स्ट AP है वो आपकी क्या है, 23, 25, 27। ठीक है, सो इसमें A क्या मिल गया, ठीक है, A क्या मिल गया 23, D क्या मिल गया आपको 25 में 23 माइनस कर देंगे, मिल गया 2 मिल गया। ठीक, सो यहाँ पे TN क्या हो जाएगा, nth टर्म निकालना है, तो वो हो गया 23 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरी AP ले लो। सेकेंड AP आपको क्या दी गई, सेकेंड AP दी गई है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पे आपको A क्या मिल गया 5, यहाँ से D क्या मिल गया 8 माइनस 5 विच इज 3। तो इसका TN टर्म क्या हो जाएगा, इसका जो TN टर्म हो जाएगा, यहाँ पे TN की जगह M कर लो, बिकॉज दोनों सेम हो जाएंगे फिर। सो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस m-1 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि जो TN है वो TM के बराबर, यानी कि दोनों के n टर्म जो है वो बराबर है। ठीक, तो इससे आपको क्या मिला, 23 प्लस 2n-2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, यहाँ पे आपका क्या मिला, प्लस 3m-3। ओके, नाउ क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि n टर्म, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे m नहीं ले सकते। ठीक, सो ये आपका क्या होगा, ये n ही होगा, अदरवाइज बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, सो टेक इट एज n ओनली। ओके, सो दिस इज n, दोनों के TN टर्म बराबर हैं, तो ये भी आपका n आएगा। नाउ आपको क्या मिला, इसको सॉल्व करें तो ये है 21, 5 माइनस 3 2 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 3n है,
यहाँ आपका 2n इधर गया तो ये 2n माइनस में चला गया, सो यू हैव 19 इज इक्वल्स टू n। ओके, सो द वैल्यू ऑफ n इज 19। आपको क्वेश्चन ने बोला कि n की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब इसका 19th टर्म जो होगा और इस सीरीज का 19th टर्म जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, so this is the answer that the number of terms that number of term which is equal is 19। आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि जो एपी के बारे में अभी पढ़ा कि एपी एक सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, अगर हमें उसका सम करना पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला आपको बोल रहा है आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक, तो सबसे पहले आप सीरीज बना लो। ठीक है, सो द मल्टीपल्स फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर फर्स्ट 8, ओके just a second, 8 multiples of 3r क्या होंगे, फर्स्ट 8 लिख लीजिए, 3 की टेबल ही तो पढ़नी है। सो 3 6 9 18, सॉरी 3 4 12 होता है, सो ये हो गया 12। ओके, 3 5 15 18 3 7 21 एंड 3 8 24। सो ये हो गए आपके फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। ठीक, ये आपकी सीरीज बन गई। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला कि सम निकालो, तो सबसे पहले तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला होता है, अगर कोई सीरीज है एपी तो उसके एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ सारी चीजें आपके पहले से पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस और a निकाल लेते हैं। सो हियर इन दिस एपी, ठीक है, आपके इस एपी में आपका a क्या है, a है आपका 3, d क्या है, d हो जाएगा 6 माइनस 3 विच इज ऑल्सो 3, और n क्या है, n है 8। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ने फर्स्ट 8 ही मल्टीपल्स आपके बोले थे, तो n की वैल्यू आपको पहले से पता है। सो सम क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूले में रख दीजिए 8/2। ठीक है, विद इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, और d का मतलब हो गया 3। ओके, सो ये आपकी वैल्यू आ गई 4, ये हो गया 6 7 3 21। ठीक है, ये आपको क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 2 8 28, 2 कैरी, 4 2 8 2 10। सो दिस इज द आंसर दैट सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 108। अगर आपको चेक करना है आप चेक करके भी देख सकते हो, सारे मल्टीपल्स ये जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आप ऐड करके एक बार चेक करा लो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताया ही क्यों गया, इसीलिए तो बताया गया ताकि आपका टाइम कम लगे, ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाए तो सिर्फ आपका टाइम लेस करने के लिए आप ये एपी पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 plus 3 plus 5 up to n terms this and divided by 2 plus 5 plus 8 up to 8 terms is equals to 9, then find the value of n। ठीक है, सो प्लस लगा, इसका मतलब क्वेश्चन ने लिखा नहीं, क्वेश्चन ने आपको बता दिया इस प्लस साइन से कि यहाँ आपको पहली सीरीज का टर्म निकालना है, फिर नीचे दूसरी सीरीज का टर्म निकालना है, और इसका जो आंसर है वो 9 के बराबर आ रहा है डिवाइड करने पे। तो आप सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, 1 plus 3 plus 5 डैश डैश अप टू n। ठीक है, तो यहाँ पे Sn क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिख लो कि a यहाँ आपको मिला 1 और d आपको यहाँ पे मिल गया 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, n पता ही नहीं है, सो Sn क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, विद इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, उसके बाद आपका n माइनस 1 और d क्या मिल गया 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 1, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n। ठीक है, फिर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ इस सीरीज का जो आपको दी गई है। ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट सीरीज थी। ठीक, सेकेंड सीरीज पे आ जाते हैं, क्या है 2 प्लस 5 प्लस 8 अप टू कितने टर्म्स, अप टू 8 टर्म्स क्वेश्चन ने दिया गया। ठीक, तो यहाँ a क्या हो गया, यहाँ a हो गया 2, d क्या हो गया 5 माइनस 2 जो कि हो गया आपका 3। ठीक है, और n क्या हो गया, n हो गया 8। ठीक, अब यहाँ पे Sn अगर हम निकालेंगे यानी s ऑफ 8 टर्म्स निकाले तो क्या हो जाएगा 8/2। ठीक, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हो जाएगा आपका n माइनस 1 विच इज 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई d विच इज 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 7 3 20
1, ये क्या हो गया 425, ठीक, आपको मिला क्या 100, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने आपको दिया क्या है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट n प्लस n माइनस 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9, ये क्वेश्चन ने आपको दिया है, ठीक है। क्या किया हमने सिर्फ यहाँ पे उठा के वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ये वैल्यू आई थी, इसके सम ये आया था, उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर ले तो आपको क्या मिला n प्लस n माइनस 1, ठीक है, सॉरी मैंने एक n मिस कर दिया, सो दिस इज n, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 900। अब n से n एलिमिनेट हो गया, आपको n स्क्वायर मिला 900, सो यहाँ से n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 30, यही आपसे पूछा गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आपको इस एपी में 10th टर्म तक का सम निकालना है और आपकी ये इवेंट गिवन है एपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a निकाल लें, तो a क्या हो जाएगा आपका √2, ठीक है। d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा √8 माइनस √2। नाउ √8 को हम क्या ये नहीं लिख सकते, 2 माइनस 2 √2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 8 क्या होता है 2 ही होता है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा √2 खाली मिलेगा, ओके। तो इसका मतलब डिफरेंस भी क्या है, डिफरेंस भी √2 का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो क्वेश्चन में बोल रहा है n, तो n आपको 10 दे दिया गया, दिस इम्प्लाइज आप Sn अपने आराम से निकाल सकते हो कि 10 तक का सम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 विद इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई √2 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, n आपका 10 है, मल्टीप्लाई √2 विच इज d, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिला 5, 2 √2 प्लस आपका क्या मिला 9 √2। नाउ √2 ये दोनों इरेशनल है, ऐड हो सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 5, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 √2 हो गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला 55 √2, ठीक है। यानी कि इस एपी का 10th तक अगर हम सम करते हैं तो हमें मिलेगा 55 √2, ठीक है। अब इसके आंसर को एक बार आप अपनी बुक से भी मैच करा लीजिए कि आपकी बुक में क्या आंसर दिया हुआ है। सो बुक में आपका ये है क्वेश्चन नंबर, ओके, स्क्वायर रूट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 इन योर बुक, ठीक है। 30 का आंसर अगर हम चेक करें तो 30 का आंसर आपका आ रहा है 55 √2, ठीक है। तो आपकी बुक में भी यही आंसर है, इसका मतलब हम लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9, ठीक है। आपको ऐसे 7 नंबर्स का सम निकालना है, फर्स्ट 7 नंबर्स का जो कि 2 और 9 के मल्टीपल्स हो। अब देखिए 2 और 9 के मल्टीपल्स कौन होंगे, जो इन दोनों की टेबल में आते हों, ठीक है। तो इसका मतलब आप 2 के मल्टीपल्स पढ़ो, अब 2 के मल्टीपल्स में पहला मल्टीपल जो दोनों का आएगा वो 18 आएगा, तो इस तरह का इसे टेबल तो नहीं पढ़ते रह सकते, तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि 9 और 2 ये कैसे नंबर हैं, ये आपके दोनों ही कैसे नंबर हैं, ये आपके दोनों ही ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1 है, ओके। इनका कॉमन फैक्टर 1 है खाली, तो हम इनके प्रोडक्ट के मल्टीपल्स पढ़ लेंगे, वो दोनों के टेबल में आते होंगे, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9 और 2 का 18, सो हम क्या करेंगे 18 के 7 मल्टीपल्स ले लेंगे और उनका सम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही कैसे नंबर है, ऐसे नंबर है जिसमें जो कहने को ये आपके प्राइम, तो भाई को प्राइम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ऐसे नंबर है जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इनके प्रोडक्ट का जो मल्टीपल्स होगा वो इन दोनों का ही मल्टीपल्स होगा, ठीक है। आपकी बुक में एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मैं आपको समझा रही हूँ ये सही है या नहीं, ठीक है। सो इन योर बुक दिस इज क्वेश्चन नंबर, yeah, it is from NCERT exemplar and this is question number 36. So let's check आपके 36 का जो प्रोसीजर है, yes, मैं सही हूँ बिल्कुल। यहाँ पे आपके जो मल्टीपल्स लिए गए हैं वो आपके 18 के लिए गए, और ऐसा इसलिए लिया गया बिकॉज 2 और 9 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो आप इनके प्रोडक्ट के मल्टीपल्स ले लेंगे। तो जो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स होंगे वो होंगे मल्टीपल्स ऑफ 18, तो आप क्या लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 18 आर, ठीक है। सो 18 सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा 36, ठीक है। थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा 54, फोर्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा 72, फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। सिक्स्थ मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 48, ये हो जाएगा आपका 108, सेवन हो जाएगा आपका 126, और लास्ट यानी कि एट्थ ही टर्म, सॉरी सेवेंथ ही पूछा था, तो सिर्फ यही आपका लास्ट टर्म होगा, ठीक है।
7 तक का, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। अब अगर हम देखें इस एपी में, इस सीरीज में, तो यहाँ पे ए आपका क्या है 18 है, डी आपका क्या है वो भी 18 है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या होगा 18 18 18 की टेबल है तो 18 ही होगा, और एन की बात करें तो वो है 7, ठीक है। सो एस एन निकाल लें, यानी 7 तक का टर्म तक का सम निकाल लें, तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि 7/2, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 18, ओके। सो ये हो गया 7/2, ये हो गया आपका 36 प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आपको मिलेगा आंसर 108, ठीक। फर्दर सॉल्व कर लें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ठीक है। अब ये डिविजिबल है 72 टाइम्स, तो आपको आंसर क्या मिला 7 2 14, 7 7 49, ये आपको मिल गया 504। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट 7 नंबर्स which are multiples of 2 as well as of 9, तो उनके फर्स्ट 7 नंबर्स का जो सम है वो क्या है 504, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, ठीक है। The ratio of its 10th term to the third term is 1:3. Find the first and 13th term of an AP. So यहाँ पे आपको टर्म भी पूछा जा रहा है, यानी कि आपके जो पार्ट फर्स्ट मैंने डिस्कस किया उसके क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, प्लस ये आपके सम से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो S6 की वैल्यू गिवन, पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो S6 यानी सम ऑफ 6 टर्म्स की वैल्यू आपको गिवन है 42। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एंड आपको क्या गिवन है कि T10 का T30 से जो रेशियो है वो है 1:3, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट और 13 टर्म, ठीक। फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है फर्स्ट टर्म यानी कि T1, या आप कह सकते हो A, एंड क्या फाइंड आउट करना है, एंड T13 आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया कि जब भी आपको लेट करने हो टर्म्स, आप क्या लेट करोगे A प्लस D A प्लस 2D ऐसे लेट करोगे। सो लेट 6 terms are A, okay, A plus D, A plus 2D and so on, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 6 टर्म्स हो जाएंगे। अब आपका T10 टर्म क्या होगा, ठीक। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट 6 टर्म्स की बात करी गई है, तो 6 मत लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए लेट टर्म्स, ओनली टर्म्स लिखिए, 6 मत लिखिए, बिकॉज T10 भी तो है T30 भी तो है, तो हम सबको थोड़ी ना लेट करेंगे। सो तो लेट टर्म्स आर, ठीक है, इन एपी, क्योंकि एपी में इस तरीके से टर्म्स होंगे तो हम ऐसे लेट करते हैं। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या निकालने वाले हैं, T10 क्या होगा, T हो जाएगा, T10 हो जाएगा भाई, पहला टर्म A है, ठीक है। तो A n-1, तो n की जगह पे आप 10 की जगह क्या लोगे, n की जगह 10 हो गया, ठीक। सो यहाँ पे आप लिखो 10-1, और D तो D ही रहेगा बिकॉज हमने टर्म ही ऐसे लिए हैं। उसके बाद नीचे आपका क्या हो जाएगा A 30-1 D, और ये हो गया 1/3, ठीक। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा A प्लस 9D अपॉन A प्लस 29D इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से आपको क्या मिला 3A प्लस 27D इज इक्वल्स टू A प्लस 29D, ये आपको मिला। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा 2A इज इक्वल्स टू 2D। यहाँ से आपको मिला कि जो A है वो D के बराबर है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ओके। A क्या है, D के बराबर है। अगर A D के बराबर है तो अब आपकी जो AP हो गई, नाउ जो आपकी AP होगी, नाउ टर्म्स ऑफ AP आर, ठीक है, पहला हो गया A, दूसरा हो गया 2A, तीसरा हो गया 3A, इस तरीके से आपके टर्म्स बन गए, है ना। अब आपको क्या बोला है कि जो 6 टर्म्स हैं वो क्या है 42 है, ठीक। सो अब देखिए, अब आपके 6 टर्म्स की बात, सम ऑफ 6 टर्म्स की बात करी जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टर्म ये हो गया, तो S6 इज इक्वल्स टू 42। सो S6 की जगह हम फॉर्मूला लिखते हैं 6 का, तो क्या हो जाएगा 6/2 मल्टीप्लाई 2A, तो A यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2A ही है, प्लस 6-1D। अब 6-1D क्या है आपका, अब जब नई टर्म आपने निकाली, नई सीरीज बनाई, तो यहाँ पे D क्या है, D इज इक्वल्स टू 2A माइनस A मीन्स A ही है। सो ये हो गया आपका A इज इक्वल्स टू 42, ठीक है। कलर चेंज कर लें ताकि सेम ना लगे। सो ये आपका हो गया 3, ब्रैकेट में हो गया 2A प्लस 5A इज इक्वल्स टू 42। यहाँ आपको क्या मिला 5 प्लस 2A क्या हो जाएगा 7A, दिस इज इक्वल्स टू 20, 1A इज इक्वल्स टू 42। सो यहाँ से A आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। सो इफ 2 इज इक्वल्स टू A, सो D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। सो आपने दोनों चीजों को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन ने बोला फाइंड करो T1, तो T1 तो आ गया भाई, लेकिन आपको क्या निकालना है T13 भी निकालना है।
सो अब आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर निकाल दूँ. नाउ T1 इज इक्वल्स टू 2 एंड T13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. सो A यानी कि 2 प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज D भी 2 ही है. सो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 24. सो दिस मीन्स 26 इज योर आंसर. ठीक है, जो T13 हो गया 26 और T1 हो गया आपका 2. यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 16 नॉट T16. फाइंड द सम. आपको इस सीरीज का सम निकालना है. सो फर्स्ट ही आपका पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है. आपके पास बुक हो तो आप सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट और भी है, इसको सॉल्व कर लेना. तो यहाँ से अगर हम इस सीरीज को देखें तो ए आपका 1 है, डी क्या हो जाएगा -2 -1 यानी कि -3 हो गया डी. और अगर हम देखें तो आपको टी एन दिया गया है लेकिन एन नहीं दिया गया. तो टी एन क्या दिया गया है -236. ठीक है, ये तीनों चीजें आपको गिवन है. ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn इज इक्वल्स टू -236. ठीक, तो Tn की जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्या हो जाएगा A यानी कि A हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1. D क्या हो जाएगा, D है -3 इज इक्वल्स टू -236. दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करें, 1 -3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू -236. ये आपको क्या मिला -3n. 4 उधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा आपको -240. सो n आपको मिल गया क्या 80. यानी कि ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, T80 टर्म है. अब आपको सम निकालना है किसका, 80. तो 80 n का पता होना जरूरी था, तभी हम सम निकाल सकते हैं. तो अब हम निकालेंगे क्या, सम निकालेंगे. सो S80 इज इक्वल्स टू 80/2 मल्टीप्लाई 2a, a क्या है 1 ही है, प्लस 80 माइनस 1 मल्टीप्लाई -3. ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 40. यहाँ आपको मिला 2, ये आपको मिला क्या 79. ठीक है, 79 से आपको -3 मल्टीप्लाई करना है. फिर हो गया 42 माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो 27, 3 7 से 21, 2 37. ठीक है, हो गया आपका 40 मल्टीप्लाई -235. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपको मिला 0, 4 5 20 का 2 कैरी, 4 3 12, 14 1 कैरी, 4 2 8 9. तो ये हो गया आपका आंसर -9400. ठीक है, तो 80 टर्म तक का ये सम आपका आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 17, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन एपी. अब आपको इस एपी के मिडिल मोस्ट टर्म्स को निकालना है. तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए ना कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तब हम मिडिल मोस्ट की बात कर सकते हैं. ठीक है, और उन्हीं दो मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम निकालना है. तो सबसे पहले जो एपी गिवन है इसमें ए क्या गिवन है, ए गिवन है -4/3. ठीक है, तो गिवन सबसे पहले लिख लीजिए. डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -1 माइनस -4/3. इसको सॉल्व करिए, -1 प्लस 4/3. ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 1/3. ये आपका डी हो गया. उसके बाद आपको Tn गिवन है क्या 4 1/3. यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट मतलब सिंप्लीफाई कर दें, इम्प्रॉपर बना दें, तो ये मिलेगा आपको 13/3. इतनी चीजें क्वेश्चन ने आपको गिवन है. अब आगे सॉल्व करते हैं n निकालने के लिए. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn इज दिस, Tn इज इक्वल टू 13/3. ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए. तो -4/3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 13/3. अब 3 देखिए तीनों में है तो काट दीजिए, कॉमन है. सो -4 प्लस n-1 इज इक्वल टू 13. यहाँ से आपको क्या मिला, n इज इक्वल टू 5 इधर चला गया, 18 हो जाएगा. सो n आपको मिल गया 18. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 18 है. सो अब आपको 18 में मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन से होंगे. ठीक है भाई, हाफ करेंगे तो 9 हो गया, इसका मतलब सो आपके मिडिल मोस्ट टर्म्स हो गए 9 और 10. तो हमें क्या निकालना है, हम अब T9 की वैल्यू निकाल लें. ठीक है, सो T9 इज इक्वल टू वॉट, a यानी कि -4 प्लस 3 प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 8 मल्टीप्लाई d. ठीक, तो ये आपको मिला -4/3 प्लस 8/3 जो कि आपको क्या देगा, आंसर 4/3. ये T9 निकालिए. इसी तरीके से आप T10 निकाल लीजिए. ये हो जाएगा -4/3. ठीक है, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3. तो ये आपको मिला -4/3 प्लस 9/3 जो कि आपको आंसर देगा 5/3. अब आपको सम निकालना सा किसका, सम ऑफ T9 एंड T10. क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 5/3 विच विल गिव यू 9/3 और फाइनल आंसर आपको मिला 3.
ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिल गया 3 कि इन दोनों टर्म का जो सम है वो 3 है। ठीक है, अब एक बार इसको हम अपनी बुक में चेक कर लें कि हम लोगों ने सही सॉल्व किया है कि नहीं। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर यस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48 इन योर बुक और द आंसर इज 3। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, so the sum of first n terms of an APs are S1, S2 and S3. The first term of each AP is unity and their common differences are 1, 2 and 3. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करिए इसे। ओके, अब क्वेश्चन ने आपको पहले क्या बोला कि जो फर्स्ट सीरीज है यानी कि जो S1 जिसमें हमें निकालना है उसकी जो सीरीज है उसकी सीरीज क्या है, सबका फर्स्ट टर्म तो 1 ही है लेकिन डिफरेंस चेंज होते जा रही है, यानी कि अगर डिफरेंस इसमें 1 है तो इसकी सीरीज क्या बनेगी 1, 2, 3 लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली जो S2 वाला सम की सीरीज होगी वो क्या होगी, पहला टर्म 1 है लेकिन इसका डिफरेंस 2 है तो इसके बाद डिफरेंस 2 है तो इसकी सीरीज क्या बनेगी 3, 5, 7 ऐसे। ओके, इसी तरीके से आपकी S3 वाले जो सम है यानी कि इसका जो सम वाली सीरीज होगी इसकी सीरीज क्या होगी, पहला टर्म होगा 1 ही और डिफरेंस क्या है 3 का, तो हो जाएगा आपका 4, 7 और ये 10 लाइक दिस। इस तरीके से आपकी सीरीज बनेगी। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो कि S1 और S3 जो है वो 2S2 के बराबर है। तो आपको सब कुछ तो मिल गया, बस आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनके क्या करने हैं, आपको वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है, उसके बाद उसको पुट कर देना है। तो चलिए, सबके n टर्म्स सबके n ही है, मतलब क्वेश्चन ने अगर 10 लेने हैं तो 10 ही लेंगे, 12 लेने हैं तो 12 ही लेंगे। अब यहाँ पे आपको S1 बोला है, यहाँ पे S3 बोला है, यहाँ पे S2, तो ये 1 क्या है, S1 का मतलब क्या है, S1, S2, S3, यहाँ पे आपको टर्म्स, मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि S2 का मतलब है 2 टर्म्स का सम, S3 का मतलब है 3 टर्म्स का सम, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही दे दिया गया है कि S1, S2, S3 तीन अलग अलग एपी हैं जिनके सम्स हैं। तो जब हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ना कि हम सिर्फ कितने सम ले रहे हैं, हम 3-3 सम मान लेते हैं। ठीक भाई, हमें प्रूव ही तो करना है, क्वेश्चन ने हमें थोड़ी ना कुछ दिया, तो हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ 3-3 सम्स लेंगे, 3-3 टर्म्स लेंगे, तो 3 टर्म इसके ये हो गए, इसके 3 टर्म्स ये हो गए और इसके 3 टर्म्स ये हो गए। ठीक, अब अगर आप चाहो तो यहाँ एपी भी लगा लो, नहीं चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो अगर हम S1 वाले सीरीज में सम की बात करें तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया, ये आपका ये हो गया 6। S2 वाले सीरीज में सम की बात करें तो कितना हो गया 5 + 3 + 1, ये हो गया 9। ठीक, S3 वाले की बात करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन ने दिया है, क्या गिवन क्या है, आपको गिवन है कि S1 + S3 = 2S2। ठीक, सो सबसे पहले इसमें सॉल्व करो राइट हैंड साइड, राइट हैंड सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 × S2 विच इज क्या 9, सो ये मिला आपको 18। फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा S1 + S3 यानी कि 6 + 12 क्या मिला 18। ओके, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन थी ये सही है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड बिकॉज LHS = RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था उतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं था, हमें सॉल्व इसे बहुत ईजी मैनर में करना था। तो ये एक तरीका है, आपकी बुक में हो सकता है, यानी कि जो अरिहंत की बुक है उसमें हो सकता है कोई और तरीका दिया हो। ठीक है, सो अगर बुक है आपके पास आप अपनी बुक के सोल्यूशन को देख लो, अदरवाइज मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया, आप इस सोल्यूशन को भी एग्जाम में करके आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19। शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। आपको बताना है कि कोई एपी है उसका सम ये होगा, अगर आपकी एपी का कह रहा है ए पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है। ठीक है, so, अगर डिफरेंस की बात करें, अगर इस एपी की बात करें तो इसमें पहला टर्म यानी कि T1 ये जिसको हम ए कहते हैं वो ए है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा B - A हो जाएगा और Tn क्या दिया हुआ है आपको C दिया हुआ है। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn आपको C दिया है, अगर Tn को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो Tn हो जाएगा A + n - 1 डी क्या है यहाँ पे B - A, ये हो जाएगा बराबर C के। ठीक, अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो a ये हो जाएगा आपका n b - a। ठीक है, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो -b + a = c। ठीक, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब n को इधर रख के, n के साथ जो है इधर रख के सब कुछ उधर भेज दें तो ये हो जाएगा c - 2a + b। यहाँ से n क्या आया आपका c - 2a + b / b - a, यानी कि जो AP थी उसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स थे। अब आपको सम निकालना है,
सो सम क्या हो जाएगा, एस ऑफ एन टर्म्स कितना हो जाएगा, बिकॉज एन ही टर्म्स तो हम मान के चल रहे हैं, तो एस ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा n/2, यानी कि आपके n कितना है, यानी कि n तो भाई ये है, तो हम यहाँ पे पूरा n नहीं लिखेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा, तो n/2 की जगह तो यहाँ तो लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा c माइनस 2a/b अपॉन 2, यानी कि 2b माइनस a। ठीक है, अंदर आपका क्या हो जाएगा 2a विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई a प्लस n, अगेन n की जगह आपको यही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा c माइनस 2a प्लस b अपॉन b माइनस a माइनस 1, और उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा d क्या है b माइनस a है। ठीक है, सो ये आपका दूसरा ब्रैकेट बन। अब हम इसको जा रहे हैं सॉल्व करने, और सॉल्व करने पे ये आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हो जाएगा 2b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे आया 2a। अब इसको आप सॉल्व करो, आप एलसीएम लोगे, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 2a प्लस b माइनस b प्लस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, और बाहर एक b माइनस a आपका ऑलरेडी है, ये b माइनस a इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ पे c माइनस 2a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a। ठीक है, आगे 2a। अब आपने अंदर अगर सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, c तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, माइनस 2a प्लस a आपको मिला माइनस a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला सिर्फ इतनी चीज। ठीक, इसको हम अगर और सॉल्व कर ले तो आपको क्या मिलेगा, c प्लस a मिलेगा। ठीक है, चलिए जगह तो है नहीं, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये इसके इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। c माइनस 2a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a, यहाँ आपको मिला क्या, 2 माइनस a हो जाएगा a, और ये हो जाएगा ऊपर पे आपके आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस c। तो क्वेश्चन में देखिए यही तो आपको दिया गया था, हमने उठा के क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक, सो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना था, बिकॉज नंबर्स नहीं है, सारे सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट एनीवेज हमने प्रूव कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 20, ये आपके एपी दी गई है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। मतलब ऐसे कितने टर्म्स ले लें कि उन सबका टर्म्स क्या आ जाए, आपको 300 आ जाए। तो चलिए मान लेते हैं हमने ऐसे n टर्म्स लिए, तो एस एन आपका क्या है, 300 है। ओके, नाउ एस एन 300 है, और क्या दिया है कि a आपका 20 है, और क्या दिया है d निकालना पड़ेगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, 19 1/3 माइनस 20 करके कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, ये आपका क्या हो जाएगा 57, 57 में 1 प्लस क्या 58 अपॉन 3 माइनस 20, ये आपका हो जाएगा 58 माइनस 60 अपॉन 3, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। ओके, ये आपका आ गया। चलिए अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम आपको दिया है कि एस एन इज इक्वल टू 300, उसको हम फॉर्मूला रख देंगे। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, क्या होता है n/2, तो n/2 तो n/2 ही रहेगा। 2a, a क्या है आपका 20 प्लस n-1, तो वो भी n-1 ही रहेगा। d आपने निकाल लिया क्या, -2/3 और इज इक्वल्स टू 300। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 40, ब्रैकेट खोल लीजिए, -2/3n प्लस 2/3 इक्वल्स टू 300। अगेन सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 80, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 122 अपॉन 3 माइनस 2/3n इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब देखो नीचे सब में 3 है और बाहर मल्टीप्लाई में ये है, तो ये हो जाएगा n 122 माइनस 2n, और ये हो जाएगा 3 2 6, 6 इधर लेके चली जाइए, तो ये आपको मिला 1800। ओके, ना इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलने वाली है, जो होगी 122n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1800। ठीक, अब हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका अगर कन्वर्ट कर ले तो ये हो गया 2n स्क्वायर। ठीक है, माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड कर दीजिए, सो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं सॉल्व करना चाहते तो श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो था, जो भी हम लास्ट पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 900 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, साइड में बना लीजिए 900 के फैक्टर्स। ये हो जाएगा आपका 300, अगेन ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो गया आपका 25, और उसके बाद आपके 2 5 आ गए। ठीक है, अब हमें इसी से बनाना है। चलिए 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, चलिए 18 ले लिया, 25 और 50 नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 45 ले लिया, उसके बाद आपका क्या बचा, 5 4 ज़ा 20, तब भी नहीं होगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, आपने 5 5 25 3 ले लिया, आपके पास क्या बचा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अभी भी ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा क्या, 3 2 ज़ा 6 6 5 3 2 ज़ा 6 ये हो जाएगा आपका 4 4 9 ज़ा 36 36 प्लस 25। ओके, सो हमें मिल गया, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मिल गया 9 स्क्वायर माइनस 36 एन माइनस 25 एन प्लस 900 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आपका फैक्टर मिला n माइनस 36, यहाँ से आपको मिला 25 ले लीजिए तो भी आपको मिला n माइनस 36। तो आपके दो फैक्टर्स कौन से मिले, एक आपको मिला 36, एक आपको मिला 25। सो n इज इक्वल्स टू 25 एंड 36। तो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, आपको दो आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि 25 टर्म्स और 36 टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो दोनों में ही हमें 300 मिलेंगे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है तो हम यहाँ किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, अगर हम फाइनल आंसर लिखना चाहें तो हमें फाइनल आंसर ये मिला दैट सम ऑफ 25 टर्म्स ओके इज इक्वल्स टू सम ऑफ 36 टर्म्स ओके इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 6 सॉरी नॉट 6 300। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट। हर वीडियो की लास्ट में आपका एक केस बेस्ड होता है जो कि आपके एग्जाम में भी आएगा। सो लेट्स सी आज का क्या क्वेश्चन है। So question is, Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. She puts ₹1 on day 1, 2 on day 2, 3 on day 3 and continued doing so till the end of the month. Now month कौन सा है, जनवरी। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो इसका मतलब वो 1 पहले दिन 1 रुपये रखती है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और इस तरीके से वो 31 डेज तक रखते रहती है। ठीक है, तो ये 31 आपके क्या हो गए, ये टर्म्स हो गए बिकॉज। और अगर हम इसकी एपी बनाए, बिकॉज हमें तो वैल्यू रुपीज में फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट को फर्स्ट रुपी उसके पास 1 रुपये होता है, सेकंड को उसके पास 2 रुपये डाले, थर्ड को उसने 3 रुपये डाले और इसी तरीके से वो रुपी डालती है। अब हमें ये नहीं पता 31 वाले दिन उसने कितने डाले। From this money into her piggy bank, she also spent ₹204 on her pocket money. उसने 204 रुपीज अपनी पॉकेट मनी पे स्पेंड कर दिए और अपने पास उसके पास तब भी 100 रुपीज बचे। सो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मंथ के एंड तक कनिका ने कितने रुपीज मतलब जमा कर लिए थे, इस तरीके से 1122 रखते हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 31 डेज तक का सम निकालना है। सो वो निकाल लें 31/2। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 2a, तो a यहाँ पे 1 ही है, फर्स्ट टर्म 1 है, मल्टीप्लाई 31 सॉरी प्लस 31 माइनस 1 n माइनस 1। डी क्या है देख रहे हैं आप, डिफरेंस भी एक ही रुपीज का आ रहा है तो डी भी 1 हो गया। ये हो गया आपका 31/2। यहाँ आपको मिला 2 प्लस 30। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें, 31/2 मल्टीप्लाई 32, तो ये आपका 16 से कट गया और ये आपको मिल गया 496। ठीक है, तो इसका मतलब मंथ के एंड तक वो इस तरह करते हुए 1 1 2 2 रुपए करते हुए 496 रुपीज जमा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी पॉकेट मनी कितनी थी, तो हम क्या मान लेंगे, लेट फॉर क्वेश्चन सेकेंड, लेट हर पॉकेट मनी इज रुपीज एक्स, लेट हर पॉकेट मनी इज रुपीज एक्स। ठीक है, टोटल पॉकेट मनी से ही उसने अपने पिगी बैंक में इस तरह जोड़ा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस उसने उसी पॉकेट मनी से 204 रुपीज खर्च कर दिए तो वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन इतना करने के बाद उसके पास 100 रुपीज बच रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसी को आप सॉल्व कर लें तो x माइनस 700 इज इक्वल टू 100। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई क्या, 800। इसका मतलब उसको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी पूरे महीने में, 800 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी। लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट उसने सेव कर लिया था 13 जनवरी तक। अगर वो इस तरीके से अमाउंट सेव कर रही थी तो आपसे पूछ रहा है 13 जनवरी तक उसने कितना सेव करे, तो टिल 13 जनवरी। ठीक है, ऑन 13 जनवरी नहीं पूछा, टिल पूछा, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है कि 13 जनवरी तक उसके पास उसने 13 जनवरी वाले दिन कितने रुपए सेव किए, ये नहीं निकालना है, कितना अमाउंट उसके पास सेव हो गया। तो इसका मतलब हमें सम निकालना है 13 डेज का। ये हो जाएगा 13/2, ए आपका 1 ही है, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 1 और डी भी आपका 1 ही है। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 12। ओके, ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई में आपका 14 7, यानी कि 13 जनवरी तक उसने 91 रुपीज सेव कर लिए थे, इस तरह एक एक 1122 रुपीज जोड़ते हुए। ओके, सो ये था आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको
समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 20 आई थिंक 21 क्वेश्चंस थे आज के सेशन में जो हमने कंप्लीट किए हैं फ्रॉम योर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऐसा कुछ नया नहीं था, बस आपको 2 फॉर्मूले थे और क्वेश्चन में अगर एपी नहीं दिए तो उसे समझना है कि कैसे एपी बनाना है। ठीक है, सो एपी उसे ही कहते हैं इसमें डिफरेंस आपका क्या हो, कॉमन हो। ठीक, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो लेकर, जो कि है आपका सर्कल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में सर्कल्स पे मिलेंगे, जरूर देखिए, बिकॉज सर्किल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें जो थ्योरम्स है वो बहुत बच्चे जिसमें होता है कंफ्यूज होते हैं, ओके, मिस करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो आई वुड सजेस्ट आप सेकंड जो सर्किल चैप्टर है उसके नेक्स्ट सेशन बिल्कुल देखिएगा। और आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई ट्राई कि मैं जब भी रिवीजन करवाऊं उन डाउट्स के आपके जरूर क्लियर करूं। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।